नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश रहती है क्राइम की घटना सुनाने की कि आपको मेरी इस क्राइम की घटना सुनाने से कुछ न कुछ सीख मिले और आशा करता हूं कि आपको कुछ न कुछ प्राप्ति ज़रूर होती होगी। दोस्तों, आज की बार मैं जो सच्ची घटना लेकर आया हूं उसमें एक लड़की ऐसा करती है कि अपने नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है, उनके साथ मज़े लेती है और मज़े लेने के बाद उनसे शादी का वादा कर उन्हें छोड़ देती है और किसी पैसे वाले इंसान से शादी कर लेती है। जब ऐसा उसका सिलसिला चलता रहा दोस्तों, तो काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा होता है जो कि उसको अपनी दिल की गहराइयों में ले जाता है। जब जैसे ही दिल की गहराइयों में ले जाता है उस चीज़ को दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस लड़के के मन में अब बदला लेने की इच्छा हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो एक नहीं बल्कि पूरी 28 गोलियां उस सोनी नाम की लड़की के सीने पे उतार देता है। जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होने लगता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं लोगों का शक बीच में आने वाले लोगों के ऊपर जाता है। और जब तक आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कातिल कोई और है, लेकिन 90% की कहानी में आपको कातिल कोई और मिलेगा। लेकिन जब 10% की कहानी शेष रह जाएगी तो आपको मालूम चलेगा इसमें कहानी के लास्ट में कि कातिल आखिरकार कोई और निकलता है। तो आज उसी सोनी नाम की लड़की की मैं दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनिएगा। और यूट्यूब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और फॉलो कर ज़रूर जाएँ, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो देर न करते हुए दोस्तों कहानी स्टार्ट की जाती है। तो आज की जो कहानी है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ, और मेरठ के पास में एक थाना पड़ता है दोराला थाना। उसी दोराला थाना के अंतर्गत एक गाने वाला ग्राम रहता है ममी मीरा गाँव। ममी मीरा गाँव में एक इंसान रहता है 65 साल का, उसका नाम रहता है सुभाष। सुभाष की 3 बच्चे रहते हैं। उन 3 बच्चों में से 2 बेटियां और 1 बेटा रहता है सुभाष का। सुभाष की बड़ी बेटी रहती है अलका। अलका की शादी दिल्ली में करा दी जाती है। और उसकी जो दूसरे नंबर की बेटी रहती है उसका नाम रहता है सोनी। सोनी दिखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। और उसका एक छोटा बेटा रहता है आकाश। आकाश जो कि पुलिस का कांस्टेबल रहता है, उसकी तैनाती दिल्ली पुलिस में हो जाती है। सुखमय तरीके से जीवन अच्छा चल रहा था उनका सुभाष का। एक बेटी की शादी हो गई थी और एक बेटा पुलिस में था। दूर दूर तक कोई चिंता नहीं थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, बड़ी आराम से जीवन चल रहा था। अब कहीं ना कहीं जो कि हर एक पिता को होता है अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा, तो कहीं ना कहीं अब सुभाष के मन में भी आ जाता है कि बड़ी बेटी की अच्छी जगह से शादी हो चुकी है और बेटा है पुलिस में है, कहीं ना कहीं उसकी शादी तो 100% हो ही जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की सर्विस करता है। दोस्तों, इस तरीके से अपनी बीच वाली छोटी बेटी की शादी का ख्याल लेकर सुभाष अब कहीं ना कहीं उसके लिए लड़का तलाश करने के लिए लग जाता है। और काफ़ी जगह जब तलाश की जाती है तो इसमें करीब 2 या 3 साल का समय निकल जाता है सुभाष का। लेकिन अपनी बेटी सोनी के लिए उसको कोई परफेक्ट लड़का नहीं मिलता है। कहीं पर दहेज की कमी पड़ जाती है, कहीं पर लड़के वाले कुछ ज़्यादा मांग लेते हैं, कहीं उसको भी लड़का पसंद नहीं आता है। यानी तरह तरह के जो संबंधों में दरारें आती हैं, ऐसी ये मिलती गई, त्रुटियां मिलती जाती हैं, लेकिन सुभाष को कोई लड़का नहीं मिलता है। जब इस बात की खबर कहीं ना कहीं सुभाष की बड़ी बेटी जो रहती है अलका, उसको मालूम चलती है कि पिताजी सोनी के लिए लड़का देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा समय बीत चुका है और लड़का कोई नहीं मिल रहा है। तभी अलका एक सजेशन देती है अपने पिताजी को, कहती है पिताजी, मैं भी अपने परिवार में ससुराल में अच्छी तरीके से रह रही हूँ, करीब 5-6 साल हो गए हैं शादी को। कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। और मेरा एक देवर है छोटा, जिसका नाम सत्येंद्र है। सत्येंद्र पढ़ा लिखा लड़का है, सज्जन है, उसका व्यवहार अच्छा है, नेचर अच्छा है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। तो क्यों ना एक बार आप उससे बातचीत कर लें सत्येंद्र से, और सोनी की शादी सत्येंद्र के साथ की जाए। हम दोनों बहनें एक ही जगह रह जाएंगी तो हम दोनों में मनमुटाव भी नहीं बढ़ेगा और खुशी खुशी हम दोनों बहनें अपने जीवन को चला लेंगी, घर को संभाल लेंगी। कहीं ना कहीं बड़ी बेटी अलका का सुझाव सुभाष को अच्छा लगता है कि हाँ, बेटी का जो कहना है वो कहीं ना कहीं ठीक तो है। सुभाष एक दिन सत्येंद्र को अपने घर पर बुलाता है मेरठ, और सत्येंद्र से जब बातचीत की जाती है तो सत्येंद्र भी कहीं ना कहीं पसंद करता था सोनी के लिए।
और सोनी भी उसको पैसा अच्छा खासा देखकर सोनी भी उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और सोनी की शादी सत्येंद्र से हो जाती है। अब जैसे ही सोनी की शादी सत्येंद्र से हो जाती है दोस्तों, तो अच्छा खासा जीवन चल रहा था। दोनों बहनें थीं और दोनों उधर वो लोग भाई थे। परिवार में एकदम हंसी खुशी का माहौल था। एक बेटा था, बड़ी बेटी अलका का। अब शादी के समय जब धीरे धीरे गुजरता है दोस्तों, तो उस समय 2022 की घटनाक्रम का है समय है ये। तो जब जैसे ही सोनी की शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे एक सजेशन बनाती हैं दोनों बहनें कि कभी कभार मायके जाना हो मम्मी पापा के पास मिलने जुलने के लिए, तो एक तुम घर पर चली जाना, तो मैं पूरे परिवार को यहाँ पर संभाल लूँगी, और तुम घर पर जाओगी तो मैं संभाल लूँगी। ऐसा दोनों बहनों में एक अच्छा तालमेल बना के रखा था उन्होंने। तभी दोस्तों घटनाक्रम स्टार्ट होता है कि जो लड़की रहती है सोनी, अब वो कहीं ना कहीं उसको 1 साल का समय हो गया था, वो अपने माता पिता के यहाँ पर नहीं आई थी। सोनी अपनी बड़ी बहन अलका से कहती है कि बहन तुम यहाँ पर घर का कामकाज देखना, और मैं कुछ समय के लिए अपने मम्मी पापा के यहाँ पर घूमने के लिए जा रही हूँ। अलका भी कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर देख लूँगी सब कुछ, और तुम खुशी खुशी जाओ, जल्दी लौट कर आ जाना। इस तरीके से अब इसी दौरान सोनी के यहाँ पर 2 बेटे भी हो जाते हैं, जिसमें से 2 बेटे हो जाते हैं। उनमें से एक का नाम तनु और एक का नाम राकेश रहता है, जो कि एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 6 साल की हो जाती है। अपने दोनों बेटों को लेकर सोनी अपने मायके मेरठ पहुंच जाती है। मेरठ में जब अपने पिता के यहाँ पर पहुंचती है, तो आपने गांव में कहीं ना कहीं एक चलन देखा होगा कि कहीं पर जेसीबी चल रही हो, कोई गड्ढा वगैरह, तो अधिकतर लोग बाग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं खुदाई देखने के लिए, जो कि आमतौर पर हिंदुस्तान में देखा जाता है। ऐसा ही होता है दोस्तों कि कुछ गवर्नमेंट का काम चल रहा था सोनी के घर के पीछे, या कुछ खुदाई वगैरह चल रही थी, तभी वहाँ पर जेसीबी चल रही थी, और जेसीबी के चलते दौरान सोनी वहाँ पर उस जेसीबी को देखने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर जो जेसीबी चालक, जो ड्राइवर रहता है, उसका नाम रहता है नाजिम। नाजिम एक 26 साल का लड़का था, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत था। कहीं ना कहीं सोनी की उस पर नज़र पड़ती है, तो सोनी उसको पसंद करने के लिए लग जाती है। अब जैसे ही नाजिम की नज़र सोनी के ऊपर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं नाजिम भी सोनी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब जब जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं दोस्तों, तो अब एक दूसरे को पसंद करने के लिए लग जाते हैं। जब एक दूसरे को पसंद करने के लिए लग जाते हैं, तो सोनी कहीं ना कहीं अपना नंबर उस जेसीबी के ड्राइवर नाजिम के लिए दे देती है। उससे बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातचीत स्टार्ट होते होते दोनों का प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी 1 महीने तक जो नाजिम नाम का लड़का है वो वहाँ पर जेसीबी चलाता रहता है, और जेसीबी चलाते चलाते दौरान उनकी जब बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सोनी उससे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है, और इसी के साथ उन दोनों के शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और जब जैसे ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनका प्यार का जो फरमान रहता है वो एक 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अब सोनी उससे शादी करने के लिए कहती है, और नाजिम भी कहता है कि अब मैं तुमसे शादी करे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। तमाम जो आम बच्चे रहते हैं जो कि प्यार मोहब्बत में आकर ऐसी बातें करते हैं। नाजिम भी नया लड़का था। उस समय सोनी की भी उम्र 26 साल की थी, और 24 और 25 साल का लड़का था नाजिम। दोनों जवानी के दहलीज पर कदम रखे थे दोस्तों। उसी के साथ में अब सोनी का अट्रैक्शन उसी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों प्रेम प्रसंग में भरपूर तरीके से पड़ जाते हैं। अब इधर सोनी का माँ ससुराल जाने का समय पूरा हो जाता है। 1 महीना हो जाता है। ससुराल से फ़ोन आता है बड़ी बहन अलका का कि भाई काफ़ी समय हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है, अब घर पर आ जाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखना है, घर का कामकाज भी देखना है। सोनी अपनी बड़ी बहन की बात सुनती है और ससुराल के लिए रवानगी पकड़ लेती है। अब जैसे ही ससुराल पहुंचती है, अब कहाँ, अब सोनी का तो मन नाजिम में पहुंच गया था, अब उसका मन सत्येंद्र में क्यों लगेगा। अब इसी के बाद साथ दोस्तों सत्येंद्र तो बराबर अपना जैसा था वैसा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं सोनी के मन में अब खोट आ जाता है। अब वो नाजिम की तरफ ज़्यादा प्रेम बरसाने के लिए लग जाती है, हर समय फ़ोन पर बातचीत करते रहना, और कहीं ना कहीं अब नाजिम से मिलने की कोशिश इनकी स्टार्ट हो जाती है। जब मिलना जुलना नहीं हो पाता है दोस्तों, तो बेकरारियाँ इनके अंदर बढ़ने के लिए लग जाती हैं, और बेकरारियाँ जब बढ़ती हैं तो एक दिन सत्येंद्र की तबीयत खराब होती है, और सत्येंद्र को सोनी अपने जो सत्येंद्र रहता है वो सोनी का पति रहता है, तो उसको लेकर सोनी अपने पति सत्येंद्र को लेकर अस्पताल जाती है, और अस्पताल जाने के दौरान उसका इलाज करवाती है। इलाज करवाने के दौरान उससे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ देर बैठो एक टेबल पर, बेंच पर, जो कि अस्पतालों में पड़ी रहती हैं, तुम यहाँ पर बैठो और मैं थोड़ी देर में लौट कर आ जाऊँगी।
जब जैसे ही सोनी वहाँ से निकलती है तो सत्येंद्र पहले से बताई हुई जगह पर मिल जाता है। जो नाजिम नाम का लड़का पहले से ही वहाँ मौजूद था। सोनी की मुलाकात नाजिम से होती है, बातचीत होती है और नाजिम कहता है कि ठीक है चलो, अब हमें यहाँ से वापस नहीं होना है और मैं तुम्हें लेके यहाँ से चला जाता हूँ। दोस्तों, सोनी भी पहले से तलाश में थी उसके नाजिम की, और सोनी ने नाजिम के जैसे ही बात सुनी चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसी हॉस्पिटल में अपने पति सत्येंद्र को छोड़कर सोनी उस नाजिम नाम के लड़का ड्राइवर के साथ में वहाँ से फरार हो जाती है। अब इधर सत्येंद्र वहाँ पर इंतजार कर रहा था दोस्तों। करीब 10-20 मिनट, 15-20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का समय बीत जाता है। जब जैसे ही सोनी आती हुई दिखाई नहीं देती है, सत्येंद्र कॉल करता है अपनी भाभी को, भैया को, अपने माता पिता को कि सोनी कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर बैठा कर गई थी लेकिन दोबारा लौटकर नहीं आई है। उसके सुभाष के पिता को सुभाष को कॉल किया जाता है। सुभाष कहता है कि ठीक है, अब पुलिस कंप्लेंट कीजिए हमारी बेटी के बारे में। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। अब पुलिस छानबीन स्टार्ट करती है दोस्तों। तो छानबीन के दौरान 4 और 5 दिन के बाद सोनी वहाँ पर मिल जाती है। जब जैसे ही सोनी मिल जाती है तो पूरा मांजरा जब सत्येंद्र के सामने आता है तो सत्येंद्र अब कहीं ना कहीं घृणा करने के लिए लग जाता है और कहता है कि नहीं, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, धूमिल कर दिया है, मेरा सर्वनाश कर दिया है तुमने। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें जिसके साथ जाना हो जाके रह सकती हो। 5-6 दिन तो ससुराल में रहती है वो, लेकिन सत्येंद्र की बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। सत्येंद्र उसको, सोनी को अपने मायके जाने के लिए बोल देता है। जब जैसे ही सोनी के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता है, और इधर उसकी बहन अलका है, तो अलका भी किस मुँह से सत्येंद्र से कुछ बातें करेगी। अलका भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती है, थोड़ा बहुत समझाव करती है, लेकिन सत्येंद्र कहता है कि भाभी नहीं, अब मैं आपकी बहन को अपने पास में नहीं रख सकता हूँ, ये मेरे साथ रहने लायक है ही नहीं। इस तरीके से अलका भी कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। उसका पिता जो सुभाष रहता है, सुभाष भी ऐसी गलती पर क्या बोल सकता है सत्येंद्र से, ना रहते हुए बोलते हुए चुप रह जाता है। अब सोनी अपना बैग लेती है ससुराल से और मायके में अपने पिता के यहाँ पर आ जाती है। पिता के यहाँ पर रहते रहते जब 1.5 या 2 साल का समय बीत जाता है तो दोस्तों, अब कौन पिता ऐसा होगा कि भर जवान लड़की को जीवन भर अपने घर में रखेगा। सत्येंद्र का मामला क्लियर हो चुका था कि सत्येंद्र को बाद में भी कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी के साथ में सुभाष सोचता है दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं सोनी के लिए लड़का देखना पड़ेगा। तभी लड़का देखना स्टार्ट हो जाता है और एक पैसे वाला लड़का फिर से मिल जाता है जिसका नाम रहता है रविंद्र। रविंद्र से सोनी की शादी इसी जो नवंबर निकला है अभी 1 महीने पहले 28 नवंबर को रविंद्र के साथ में शादी हो जाती है सोनी की। सोनी की शादी जैसे ही रविंद्र के साथ में हो जाती है, रविंद्र भी अच्छे खासा पैसे वाला था, जीवन उनका ठीक ठाक तरीके से चलने लगा। जब जैसे ही 3 और 4 महीने का समय होता है तो 4 महीने बाद जैसे ही सोनी एक बार लौटकर अपने घर पर आती है पिता के यहाँ पर, और सुबह के टाइम 22 नवंबर 2023 को जब जैसे ही सोनी अपने घर के दरवाजे के सामने झाड़ू लगा रही थी दोस्तों, तो उस समय एक बाइक सवार लड़का आता है। और बाइक सवार लड़का जैसे ही आता है, सोनी उसको देखकर खड़ी हो जाती है। झाड़ू लगा रही थी, जैसे ही खड़ी होती है तो लड़का अपने अंदर से पिस्टल निकालता है 2, और दोनों हाथों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना स्टार्ट करता है। तो एक नहीं, पूरी की पूरी 28 गोलियां उस सोनी नाम की लड़की के शरीर में उतार देता है, जिसकी उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही सोनी की मौत होती है, हड़कंप मच जाता है, पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वो डैडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है दोस्तों। डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होना होता है वो हो जाता है, लेकिन अब पुलिस के पास में शंका थी कि अब किसको पकड़ा जाए। उसके पिता द्वारा पूछा गया पुलिस वालों से कि भाई किसके ऊपर शंका है, किसके ऊपर तुम्हें शंका है कि तुम्हारी बेटी का कत्ल कर सकता है। तभी उसका जो पिता रहता है सुभाष बताता है कि भाई इसकी पहली शादी हुई थी सत्येंद्र के साथ, सत्येंद्र भी गुस्से में था, और दूसरा इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ ये भाग गई थी, उसका नाम नाजिम था। इन दोनों के ऊपर हमें शक है। पुलिस जाती है, सत्येंद्र से बातचीत करती है, सबूत पूछती है। सत्येंद्र बाकायदा अपने पूरे लोकेशन सबूत साक्ष्य सामने रखता है। तो पुलिस को कोई सुराग सत्येंद्र के पास से नहीं लगता है। सत्येंद्र वाकई में बज्जत बरी हो जाता है, पुलिस उसको छोड़ देती है। अब इसके साथ दोस्तों नाजिम को पकड़ा जाता है। नाजिम के साथ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है। नाजिम भी अपने पूरे साक्ष्य सबूत बता देता है। कहता है साहब कुछ समय पहले मैं उसको लेकर भाग जरूर गया था, लेकिन सोनी का कहीं ना कहीं रवैया ठीक नहीं था, इसलिए मैं सोनी के साथ ना ही बातचीत करता हूँ, ना ही कोई मेरा उससे मतलब है। और ये सब उस समय जो भागी मर्डर हुआ है उस समय मैं यहाँ था, मेरी लोकेशन आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता है।
इसी के साथ में अब उसको छोड़ दिया जाता है नाजिम को भी। अब पुलिस के सामने जब जैसे ही बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है दोस्तों कि आखिरकार कत्ल किया तो किया किसने, जब जैसे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता है केवल एक रास्ते के सिवाय कि अब मोबाइल नंबर CDR का सहारा लिया जाए, तब जैसे ही सोनी के मोबाइल नंबर को लिया जाता है उसको सर्विलांस पर डाला जाता है। सर्विलांस के तहत जब एक नंबर पाया जाता है उसमें कि सोनी की आज से 15 साल पहले और 2 साल पहले और 6 महीने पहले और 3 दिन पहले भी एक और 4 महीने पहले भी एक नंबर है उससे बातचीत होती है, उससे बातचीत होती थी। जब उस नंबर का नाम निकाला गया तो उसमें आता है टॉनी उर्फ नवीन। टॉनी उर्फ नवीन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से घटनास्थल होता है साल 2011 के समय का बॉयफ्रेंड रहता है। जब जैसे ही सोनी का नंबर आता है सामने टॉनी उर्फ नवनीत का, पुलिस उस नंबर के आधार पर कॉल डिटेल के आधार पर उसको ट्रस्ट करती है, उसको पकड़ा जाता है। जब जैसे ही टॉनी पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है पुलिस के साथ सामने पहुंचते ही। जब जैसे ही टॉनी अपना पूरा वारदात पुलिस वालों के सामने सुनाता है तो कहीं ना कहीं लड़कियों की इज्जत पर सवाल प्रकट हो जाता है कि आखिरकार लड़कों की इसमें कहीं गलती नहीं होती है, लड़कियां यहाँ पर बखूबी गलती पाई जाती हैं। जब टॉनी सुनाता है अपनी पूरी घटनाक्रम कि साहब आज से 10 साल पहले की घटना है, 12 साल पहले की घटना मानी जाए, साल 2011 का समय था। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी, सोनी की उम्र थी 16 साल। सोनी मुझसे बेहद प्रेम करती थी, हज़ारों लाखों रुपया मैंने उसके ऊपर बर्बाद किए, उसकी शॉपिंग के ऊपर बर्बाद किए। सोनी ने मुझसे शादी की, विवाह की, सब कुछ कसमें खा रखी थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, और शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे ही करूँगी। लेकिन जैसे ही 5 और 6 साल का समय बीतता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सोनी पैसे वाला अपना जीजा देखकर सत्येंद्र से शादी कर लेती है। और सत्येंद्र से शादी जब जैसे ही टूट जाती है तो वो वापस घर पे आ जाती है। और वापस घर पे आ जाती है तो जो नाजिम का मामला आता है सामने, तब वो टॉनी नाम का लड़का कहता है कि सत्येंद्र से तुम्हारी शादी हो गई, जब भी तुमने मुझे धोखा दे दिया उसको छूट गया, नाजिम से भी तुम्हारा छुटकारा हो गया, अब तुमने मुझसे शादी कर लो। अच्छा, जैसे ही बीच में जो समय था दोस्तों 4 महीने 1-1.5 साल का, उस समय नाजिम से दूरियां हो गई थी, वो JCB के ड्राइवर से, उधर सत्येंद्र से दूरियां हो गई थी। अब कहीं ना कहीं टॉनी से बातें चीतें स्टार्ट हो जाती हैं सोनी की 1.5 साल के अंतर्गत, जो शादी की फिर से बातें चीतें स्टार्ट कर देती कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। अब कहीं ना कहीं टॉनी उससे शादी करने के लिए 10 साल से पहले से ही इंतजार कर रहा था, पूरी फोकस में आ जाता है शादी करने के लिए। तभी रविंद्र नाम का लड़का, जो कि 28 नवंबर को शादी हुई थी 2023 में अभी, तो फिर से धोखा दे दिया सोनी ने किसको, उस टॉनी नाम के लड़के को, और रविंद्र से जाके शादी कर लेती है। अब कहीं ना कहीं माथा टॉनी का सनक जाता है। वह कहता है कि साहब मैंने सोच लिया था कि सोनी आज मुझे 15 साल से धोखा दे रही है, जहाँ पैसे वाला मिलता है उसे शादी कर लेती है, और शादी करने के दौरान मुझे धोखा दे देती है। मैंने भी ठान लिया था कि साहब अब मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए, मैं अब इसको दुनिया में नहीं रहने दूंगा। तभी जो टॉनी नाम का लड़का रहता है, टॉनी उर्फ नवनीत, वह एक हथियार की व्यवस्था करता है 2 पिस्टलों की, वहाँ से पिस्टलों से बढ़िया राउंड लेता है और सुबह के टाइम आता है और ताबड़तोड़ गोलियां करता है। 28 गोलियां मारने के बाद, सोनी की हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ समय बाद पकड़ा जाता है, सारा कबूलनामा पेश करता है। इसी के साथ दोस्तों उसी के तहरीर पर, टॉनी के तहरीर पर पुलिस वाले उस पर 302 का मुकदमा लगाकर उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब तो उस पर कार्रवाई चल रही है, शायद उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है या फांसी की सज़ा होगी, ये तो आगे नहीं वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, मेरी माता बहनों को सचेत करना है, भाइयों को सचेत करना है कि अपने थोड़े से हवस के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए अपना जीवन दांव पर ना लगाएं। कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और मैं फिर मिलूंगा एक नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।